फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदले की आग भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अमर ने अरमान चाचा से पूछा, क्या मैं आराधना का खून कर सकता हूँ चाचा? अब आगे, लल्ला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अपने क्वार्टर में था। अरमान चाचा बोले, तो शायद आप भी इस कमीने के साथ मिले हुए हैं। अमर बोला। धोखेबाजी का इल्जाम लगते देख अरमान चाचा की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ बोल ना सके, क्योंकि उनसे पुलिस चौकी में सुनील ने फुसफुसाकर कहा था कि मिन्नी उसके कब्जे में है, कुछ मत बोलना। तभी अमर ने पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? सुनील बोला, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अरमान चाचा के पास सुरक्षित है। अब अरमान चाचा बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि अगर वो कुछ बोलते तो बच्चों को अगवा करने का इल्जाम उन पर लग सकता था। सुनील उन्हें भी नहीं छोड़ता, इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप तमाशा देखते रहे। पुलिस ने आराधना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अमर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पिस्तौल पर लगे फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आने के बाद ही अमर पर जुर्म साबित हो सकता था। फार्म हाउस के बाहर अब अरमान चाचा और सुनील ही थे। सुनील ने अरमान चाचा से कहा कि कुछ बोले तो मिन्नी को कभी जिंदा नहीं देख सकोगे और उसे मैंने ही फार्म हाउस के तहखाने में कैद कर रखा है। पहले तुम ये बताओ, दक्ष कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अरमान चाचा बोले, तू ऐसे नहीं बताएगा, मैं इस घर में आग लगाए देता हूँ तो मिन्नी भी नहीं बचेगी। सुनील बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बताता हूँ कि दक्ष कहाँ है। अरमान चाचा बोले, तो जल्दी बताओ। सुनील बोला, मैं उसे शहर के बाहर वाले मंदिर के पंडित जी के पास छोड़कर आया हूँ। अरमान चाचा ने झूठ बोलते हुए कहा, ठीक है, तो अभी उसे लेकर आओ। सुनील बोला, मैं लेकर आता हूँ, तुम बच्ची को कुछ मत करना। अरमान चाचा बोले, अब तुमने बच्चे के बारे में बता दिया है, इसलिए अब तो इस घर में आग लगा सकता हूँ। फिर सुनील ने मोटर की डिक्की से शराब की 2-3 बोतलें निकाली और फार्म हाउस पर जाकर तोड़ दी, जिससे शराब फैल गई और सुनील ने फैली हुई शराब पर लाइटर से आग लगा दी। कुछ ही देर में फार्म हाउस ने पूरी तरह आग पकड़ ली और फार्म हाउस धूं धूं करके जलने लगा। अरमान चाचा ने कहा कि ऐसा मत करो सुनील, जहनुम में भी जगह नसीब ना होगी तुम्हें। मुझे सारे सबूत मिटाने थे जो कि ऐसे ही मिट सकते हैं। आज रात मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर जल्दी आओ। सुनील बोला, हाँ जाता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। अरमान चाचा बोले। इतना कहकर अरमान चाचा मोटर में बैठे, मोटर स्टार्ट की और जाने लगे तो सुनील बोला, ठहरो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरमान चाचा तो तैयार ही बैठे थे। वो मोटर को तेज रफ्तार में सुनील की ओर ले गए और उसे बहुत जोर की टक्कर मारकर आगे बढ़ गए। दक्ष को बचाने वो कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बनवारी लाल की दुकान पर सरदार जी उनका दक्ष के साथ इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सरदार जी का शुक्रिया अदा किया। सरदार जी अपना ट्रक लेकर चले गए और इधर अरमान चाचा ने कहीं का टिकट लिया और दक्ष को लेकर रेलगाड़ी में चढ़ गए। इधर सुनील के पैर में बहुत जोर की चोट आई थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो घिसट घिसट कर मोटर तक पहुंचा और उसमें बैठकर उसे स्टार्ट कर शहर के बाहर वाले मंदिर की ओर चल दिया। कुछ देर के बाद पता चला कि वहां मंदिर तो है, लेकिन सालों हो गए वहां कोई पुजारी नहीं रहता। सुनील को समझ में आ गया था कि अरमान ने उसे झूठ बोला है। हो ना हो अरमान दक्ष को लेकर रेलवे स्टेशन गया होगा और सुनील ने अब रेलवे स्टेशन का रुख किया। सुबह होने को थी, हल्का हल्का उजाला हो चला था। अरमान चाचा रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर पहुंचे, दक्ष को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और परेशान होकर खिड़की से बाहर देखने लगे कि कहीं सुनील उनका पीछा करता हुआ वहां तो नहीं आ पहुंचा। तभी एक सेठ जी जैसे दिखने वाले सज्जन डिब्बे में घुसे। तभी दक्ष की आंख खुली और बोला, मुझे पानी पीना है अरमान चाचा। अब वहां पानी कहाँ से आए? फिर रेलगाड़ी चलने का भी समय हो गया था और बाहर सुनील का भी खतरा था। अरमान चाचा मुसीबत में पड़ गए। इतने छोटे बच्चे को कैसे समझाऊं, कभी पानी ना मांगे। तभी दक्ष फिर से बोल पड़ा, मेरी माँ यहाँ होती तो मुझे फौरन पानी पिला देती, लेकिन मेरी माँ कहाँ है अरमान चाचा, बताइए ना। वो और दीदी हमारे साथ क्यों नहीं आई? दक्ष के सवालों के अरमान चाचा के पास कोई जवाब न थे। कैसे समझाए बच्चे को कि तेरी माँ नहीं रही,
रात में तेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया है कि तू अपनों से अब बिछड़ चुका है। तब अरमान चाचा ने दक्ष को तसल्ली देते हुए कहा, दक्ष बेटा, रेलगाड़ी चलने वाली है, अगले स्टेशन पर पानी पिला दूंगा। लेकिन दक्ष है कि जिद कर कर बैठ गया कि पानी अभी पीना है। तभी दूसरी सीट पर बैठे हुए सेठ जी ने कहा, महाशय, बच्चे को परेशान मत कीजिए, मेरे पास थर्मस है, मैं बच्चे को पानी पिला देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अरमान चाचा बोले। दक्ष ने पानी पिया और शांत हो गया। तभी खिड़की से अरमान चाचा को सुनील दिखा। अरमान चाचा ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, इस बच्चे की हिफाजत अब आपके हाथों में है। ये अमर और आराधना का बेटा है। एक दरिंदा इसकी जान के पीछे पड़ा है और मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं जा रहा हूँ, अगर लौट आया तो ठीक है, नहीं तो आप इस बच्चे को पुलिस में दे दीजिएगा। इस बच्चे को अपने माँ बाप का नाम पता है और इसी शहर में रहते हैं इसके माँ बाप। अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर अरमान चाचा रेलगाड़ी से बाहर आ गए और जानबूझकर सुनील के सामने पड़कर स्टेशन से दूर भागने लगे ताकि सुनील दक्ष को ना पकड़े। जब वो स्टेशन के बाहर आ गए तब वहीं रुककर सुनील का इंतजार करने लगे। सुनील ने अरमान चाचा के पास आकर पूछा, बच्चा कहाँ है? क्यों, तुझे बच्चा मंदिर में नहीं मिला? अरमान चाचा ने पूछा। कमीने, झूठ बोलता है, अब देखना मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। सुनील बोला, चल चल जा जा, जब तक वो ऊपर वाले की मेहर मुझ पर है तू मेरा और बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरमान चाचा बोले, अच्छा तो तेरी ये औकात कुत्ते, मेरे सामने भौंकता है। सुनील बोला, कम से कम मैं वफादार कुत्ता तो हूँ। तूने तो जिस घर की रोटी खाई उस घर के लोगों को ही काट लिया। अरमान चाचा बोले, ए ज्यादा बकवास मत कर, सीधी तरह बच्चा बता कहाँ है। सुनील ने फिर पूछा, मुझे नहीं मालूम। अरमान चाचा बोले, लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। सुनील ने ऐसे कहते ही अरमान चाचा की कॉलर पकड़ ली। तभी वहां खड़े लोग बीच बचाव करने लगे। तभी रेलगाड़ी की सीटी सुनाई थी। अरमान चाचा यही चाहते थे और उन्होंने सुनील से बहस फिर शुरू कर दी। फिर से उसे उलझ पड़े और वो बहस तब तक करते रहे जब तक कि रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से रवाना न हो गई। रेलगाड़ी स्टेशन से रवाना होते ही अरमान चाचा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। सुनील बोला, लेकिन मैं बच्चे को जरूर ढूंढ कर रहूंगा। अरमान चाचा को पता था कि सुनील उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो भागकर अपने गांव चले गए। गांव में भी उनका कोई नहीं था। बेगम शादी के 3 साल बाद गुजर चुकी थी और बच्चे थे नहीं। वो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए दूसरा निकाह भी नहीं पढ़वाया। जब बीवी और बच्चे नहीं होते तो रिश्तेदार भी दूर ही भागते हैं, इसलिए शहर चले गए और उन्हें वहां अमर के पिता ने अपना ड्राइवर रख लिया। कभी कभी गांव में आ जाते थे और घर की सफाई करके चले जाते थे। घर से ही लगी हुई कुछ जमीन थी जो ऐसे ही सूखी पड़ी थी। गांव आ तो गए लेकिन मन तो दक्ष में ही लगा हुआ था। सुनील भी उनका पीछा करते करते गांव तक पहुंच गया, लेकिन जब उसे वहां दक्ष का कोई नामो निशान न मिला और अरमान चाचा को भी दक्ष से मिलते ना देखा तो वापस लौट गया, क्योंकि अब बारी थी अरमान के बंगले, फार्म हाउस और बिजनेस पर कब्जा जमाने की, और वो सफल भी हो गया। फिर एक दिन सुनील के गांव से वापस आने के बाद उधर अरमान चाचा ने फिर से शहर जाने का सोचा, क्योंकि उनका मन अमर को सारी सच्चाई बताने के लिए फड़फड़ा रहा था और वो अमर के पास जेल में पहुंचे। कैसे हो लल्ला? अरमान चाचा ने अमर से पूछा। आप और यहाँ मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके अपना मुंह कैसे दिखाने चले आए? अमर गुस्से से बोला, ऐसा ना कहो लल्ला, मैं और तुम्हारे साथ विश्वासघात भला कैसे कर सकता हूँ? सालों तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारा नमक खाया है, तुमसे और नमक हरामी ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अरमान चाचा ने जवाब दिया, तो दक्ष कहाँ है और आपने उस रात सुनील का साथ क्यों दिया? उसकी हाँ में हाँ क्यों मिलाई? तो क्या ये विश्वासघात नहीं था? ना लल्ला ना, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अरमान चाचा बोले, तो बताइए भला ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आप उस कमीने का साथ दे रहे थे? पता है आपको, मैंने आराधना का अंतिम संस्कार इन्हीं हथकड़ी लगे हाथों से किया है। उस दिन मैं कितना रोया था, एक ही रात में मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। अमर रोते हुए बोला,
ये सब उस कमीने सुनील का किया कराया है। मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि उस रात क्या क्या हुआ था। और अरमान चाचा ने उस रात की सारी घटना कह सुनाई। तो क्या मेरी मिन्नी भी मुझसे दूर हो गई? अमर ने पूछा। हाँ लल्ला, उस कमीने ने सारे फार्म हाउस को मेरे सामने आग लगा दी। अरमान चाचा बोले। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। अमर बोला। जरा सब्र से काम लो लल्ला, उसके किए की सजा हम उसे जरूर देंगे। अरमान चाचा बोले। तो आप पहले मेरे दक्ष को ढूंढिए, इस पापी को सजा हम बाद में दे देंगे। अमर बोला। लेकिन उस सेठ का कुछ अता पता नहीं मुझे मालूम। अरमान चाचा बोले। लेकिन फिर भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। अमर बोला। ठीक है, लेकिन अगर आपका जुर्म साबित हो गया तो आपको कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं गवाही दूंगा कि बहू रानी का खून आपने नहीं किया। अरमान चाचा बोले। इधर अमर पर मुकदमा चला, लेकिन जिस दिन अरमान चाचा अपनी गवाही देने वाले थे तो सुनील ने उन्हें अगवा करवा लिया। जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया तो सुनील ने उन्हें छोड़ दिया। अमर को 15 सालों की सख्त सजा सुनाई गई। अरमान चाचा के हाथ में अब कुछ ना रह सका। वो अब जेल पहुंचे और अमर से बोले। माफ करना लल्ला, मैं गवाही देने ना आ सका। मुझे पता है उस कमीने सुनील ने फिर कोई चाल चली होगी। अमर बोला। हाँ, उसने मुझे अगवा कर लिया था और वो मुझे मार इसीलिए नहीं रहा था कि उसे पता है कि मेरे साथ दक्ष का राज भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही अफसोस है कि मैं आ ना सका। अरमान चाचा बोले। अब कुछ नहीं हो सकता, अब जैसे भी हो आप दक्ष को ढूंढिए। अमर बोला। मैं आपको तो बचा ना सका, लेकिन अब दक्ष को ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ऐसे ही अरमान चाचा और अमर की मुलाकातें होती रही। अब अरमान चाचा किसी और के यहाँ ड्राइवर हो गए थे और जितने भी पैसे बचाते वो दक्ष को ढूंढने में खर्च कर देते। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन उन्हें दक्ष कहीं नहीं मिला। इधर सेठ जी ने दक्ष को अपना बेटा बनाकर अपने घर पर रख लिया, क्योंकि उनके कोई संतान ना थी। इसके 2 साल बाद सेठ जी की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। अब सेठ जी का परिवार पूरा हो गया था और इस तरह 5 साल बीत गए। सुनील ने अमर का सारा कारोबार, घर, जमीन, जायदाद सब अपने नाम कर लिया। उसने अब स्मगलिंग भी शुरू कर दी थी। उसके ही गोरख धंधे चलते थे। न जाने काला बाजारी में उसने कितना पैसा कमाया था। उसके अपने क्लब और कसीने भी थे, जहां उसने खूबसूरत कैबरे डांसर भी रख रखी थी और इन धंधों को संभालने के लिए उसने गुंडों की फौज खड़ी कर रखी थी। एक दिन वो अपने गुंडों के साथ कुछ मीटिंग कर रहा था, तभी उसके ऑफिस का टेलीफोन बजा। सुनील ने टेलीफोन उठाकर पूछा। यस, सुनील स्पीकिंग। उस तरफ से ही उसके ही किसी गुंडे की आवाज आई। बॉस, हमारे गांजे का ट्रक पकड़ लिया गया है। रास्कल, कैसे हुआ? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? सुनील गर्जा। वो टोनी ने पुलिस को बताया और पुलिस ने उसे सरकारी गवाह बनाने को कहा है। गुंडे ने कहा, ठीक है, तुम टेलीफोन रखो, मैं देखता हूँ। और इतना कहकर सुनील ने फोन रख दिया। अब बारी थी टोनी को सबक सिखाने की। तो टोनी, मजा आया? सुनील बोला। मैं कुछ समझा नहीं बॉस। टोनी बोला। अरे, पुलिस को खबर देने में। सुनील बोला। अब तो टोनी की हवा खिसक गई। वो फौरन सुनील के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो बॉस, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। टोनी बोला। अब हम तुम्हें ऐसी गलती दोबारा करने का मौका ही नहीं देंगे। सुनील बोला। क्या मतलब है आपका बॉस? टोनी ने पूछा। सैम, शूट हिम। सुनील बोला और एकाएक सैम ने टोनी की जिंदगी का दिया बुझा दिया। देखा, हमसे गद्दारी का यही अंजाम होगा। और इतना कहकर सुनील अपनी इम्पाला में बैठकर कहीं चला गया। सुनील की मोटर किसी बड़े से घर के सामने रुकी। वो मोटर से उतरा और अंदर गया। वहां झूले पर एक औरत अपने पानदान से पान बनाकर खा रही थी। सुनील ने उसे पूछा, क्यों शनाया बानो, कैसी हो? लड़की का रियाज तो ठीक से चल रहा है ना? जी हजूर, सब आपकी मेहरबानी है, लेकिन उस इतनी सी बच्ची पर आप बहुत जुल्म ढाते हैं। शनाया बोली। नाच नहीं सीखेगी तो क्या करेगी? अभी उसे अंग्रेजी डांस भी सिखाना है, तभी तो एक अच्छी कैबरे डांसर बनेगी। सुनील बोला। हुजूर, वो बच्ची 5 सालों से मेरे पास है। मुझे वो अपनी बच्ची जैसी लगने लगी है,
लेकिन आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? शनाया ने पूछा। वो मेरे दुश्मन अमर की बेटी है। उसे मैंने दूसरी जगह छिपा दिया था और फार्म हाउस में आग लगाती थी, जिससे सबको ये लगे कि वो मर चुकी है। फिर मैंने इसे तुम्हें लाकर दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप उस बच्ची से इतनी नफरत क्यों करते हैं। आखिर उस बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? शनाया बानो ने सुनील से पूछा। उसने नहीं, उसकी माँ ने बिगाड़ा था और अपनी माँ के कर्मों की भरपाई उसे ही करनी पड़ेगी। सुनील बोला। ऐसा इसकी माँ ने क्या किया था आपके साथ में जो आप उस बच्ची से बदला लेने पर आमादा हैं? शनाया बानो ने पूछा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।